Hello students, so starting with the blood, okay, introduction part. The blood is a fluid connective tissue. It circulates constantly around the body, allowing constant communication between tissues distant from each other. It transports oxygen, nutrients, hormone, heat, protective substances and clotting factor. So fluid जो blood है वो एक fluid connective tissue है और जो हमारे whole body में circulate होती रहता है बेटा, है ना। और इसका टिश्यूज़ के बीच में कंटिन्यूस एक कम्युनिकेशन रहता है और ये एग्जैक्टली जो सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज़ दी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, हीट को सर्कुलेट करता है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस दैट है कि आपका इम्यून सिस्टम के जो सब्सटेंसेस हैं, क्लॉटिंग फैक्टर है, इन सबको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो ब्लड इज़ composed of a clear straw colored watery fluid called the plasma in which several different types of blood cells are suspended. So blood के अंदर में clear straw color का fluid होता है ना, और इस fluid को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, सो प्लाज्मा नॉर्मली कंस्टिट्यूट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और जो सेल रहता है दैट इज़ द 45%। सो प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ 55% और जो सेल होता है दैट इज़ 45%. Blood cell and plasma can be separated by centrifugation, that is spinning, or by gravity. When blood is allowed to stand, the cells are heavier than the plasma and sink to the bottom of any sample. So जो plasma है blood का, वो आपका ब्लड और प्लाज्मा को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ब्लड सेल और प्लाज्मा को। आपका सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ज़ोर से स्पिनिंग मूवमेंट होती है, घुमाया जाता है ब्लड को मशीन के अंदर में, सेंट्रीफ्यूगर मशीन के अंदर में, और जो ग्रेविटी के कारण जो सेल्स हैं बेटा वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, बिकॉज सेल जो होते हैं वो हैवी होते हैं और बॉटम में आपको सैम्पल में सेल्स जो है दिखेंगे और ऊपर की ओर जो है प्लाज्मा सेटल डाउन रहता है। सो ऐसा आपको सेंट्रीफ्यूगेशन से ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो आपका इसमें प्लाज्मा जो है दैट इज़ 55% होता है और जो आपका सेल्स होता है वो अराउंड 45% होता है। आपको बहुत कम उसमें प्लेटलेट्स जो है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का जो कंपोजिशन है वो 1% है। सो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है दैट इज़ दी प्लाज्मा। ओके, ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट, about 5.6 liters in a 70 kg man. This proportion is less in women as considerable greater in the children, gradually decreasing until the adult level is reached. So जो ब्लड है वो एग्जैक्टली 7% हमारे बॉडी का वेट बनाता है। हमारे बॉडी एक 70 kg मैन के अंदर में 5.6 लीटर्स का जो ब्लड है वो रहता है ना। और ये बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि वुमेंस में थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, है ना। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज वाई, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो आपके डेवलपिंग एज में रहते हैं, डेवलपिंग फेज में रहते हैं। सो उनको कांस्टेंट सप्लाई में आपका सेल्स के थ्रू और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो ब्लड का जो वॉल्यूम है चिल्ड्रंस में एज़ कम्पेयर टू अडल्ट आपका ज़्यादा मिलता है ना। नाउ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, है ना। आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कंटिन्यूसली ब्लड को पंप कर रहा है। सो वो हमेशा एक मूविंग फेज में रहता है। द कंटिन्यूअल फ्लो मेंटेन्स अ फेयरली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट फॉर बॉडी सेल। और आपका ये जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है ब्लड का, वो आपके बॉडी के अंदर में एक कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करके रखता है, बना के रखता है। ओके, सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लड के, उसको हम लोग देख लेंगे। सो जो कलर होता है ब्लड का दैट इज़ ब्लड इज़ रेड इन कलर। नो आर्टीरियल ब्लड इज़ स्कारलेट रेड एंड वीनस ब्लड इज़ पर्पल रेड होता है, थोड़ा डार्क कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ द स्कारलेट रेड इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है आर्टीरियल ब्लड, और वीनस ब्लड पर्पल इसलिए होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा होता है। नो जो वॉल्यूम है दैट इज़ एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द नॉर्मल अडल्ट इज़ 5 लीटर होता है एंड इन फीमेल इट इज़ स्लाइटली लेस एंड इज़ अबाउट द 4.5 लीटर। रिएक्शन जो होता है ब्लड का वो होता है आपका स्लाइटली एल्केनाइन होता है और जो पीएच का ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है दैट इज़ दी 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, सो टोटल ब्लड जो है उसका होता है 1.052 से 1.061। ब्लड सेल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज़ 1.092 से लेकर के 1.101 तक, और प्लाज्मा का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज़ 1.022 टू 1.026। ओके, एंड जो विस्कोसिटी है ब्लड की दैट इज़ ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन दी वाटर। गाढ़ा कितना है, विस्कस है ना। सो पानी से 5 गुना ज़्यादा जो गाढ़ा होता है वो होता है हमारा ब्लड। ओके, सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द कंपोजिशन। ओके, सो ब्लड के अंदर में क्या क्या होता है हमने पढ़ा ही था। आपका 55% जो होता है प्लाज्मा होता है बेटा, और जो
बाकी चीज़ें हैं 45% वो आपका क्या होती है, सेल्स होती है। सो ये आपका कंपोजिशन बनाता है ब्लड का, है ना। सो सबसे पहला जो कंपोजिशन है ब्लड का वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ दी प्लाज्मा। सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा आर वाटर, है ना। सो आपका 90% से 92% जो चीज़ें होती हैं वो वाटर होती हैं प्लाज्मा की, एंड डिजॉल्व आर सस्पेंडेड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपली फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड दी गैसेस। सो आपका प्लाज्मा जो होता है उसका मेजर जो 99% 90 से 92% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, और कुछ सब्सटेंसेस इसमें सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, हार्मोन्स होते हैं और गैसेस होते हैं। ओके, सो प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सो द प्लाज्मा प्रोटीन्स विच मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ द प्लाज्मा आर नॉर्मली रिटेन्ड विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग टू escape through the capillary pores into the tissues. They are largely responsible for creating the osmotic pressure of the blood which keeps plasma fluid within the circulation. So आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है एग्जैक्टली 7% ऑफ प्लाज्मा का पार्ट बनाते हैं, और ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये आपके कैपिलरी पोर से, कैपिलरीज से क्या नहीं हो सकते हैं, ये डिफ्यूज़ होकर के आपके टिश्यूज़ में नहीं जा सकते हैं, और इसलिए क्योंकि ये आपके टिश्यूज़ में नहीं जा सकते हैं, सो ये एक प्रेशर आपका क्रिएट करता है विद इन दी ब्लड, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके ब्लड वेसल्स के अंदर में दो टाइप का प्रेशर होता है बेटा, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अनदर प्रेशर जो है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। सो जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली वो प्रेशर है जो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल्स। सो उस प्रेशर से पुश होकर के ब्लड से चीज़ें डिफ्यूज़ होकर के चले जाती है आपके टिश्यूज़ में। बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपका नेगेटिव होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। वो क्या करता है, चीज़ों को आपकी कैपिलरी वॉल से टिश्यूज़ की तरफ जाने से रोकता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है। सो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी कारण से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके टिश्यूज़ की ओर डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है, उस पर जा नहीं पाता है, और ये जो प्रेशर है वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन करते हैं। नाउ इफ़ प्लाज्मा प्रोटीन्स level falls because of either reduced production or loss from the blood vessels, osmotic pressure is also reduced and fluid moves into the tissue and the body cavities. किसी कारणवश अगर क्या हो रहा है, आपका प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट अगर क्या हो गया, कम हो गया है, बिकॉज ऑफ दी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है उसका प्रॉपर, है ना। सो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट है नहीं अधिक। सो जो फ्लूइड है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहे तो जो फ्लूइड है वो उस पार चला जाएगा टिश्यूज़ की तरफ, बॉडी टिश्यूज़ में कैविटी में जमा हो जाएगा, और दैट विल लीड टू एडिमा, स्वेलिंग जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। प्लाज्मा विस्कोसिटी दैट इज थिकनेस इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली एल्ब्यूमिन एंड द फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड इन द लीवर। सो जो प्लाज्मा में विस्कोसिटी होती है, थोड़ा सा जो थिकनेस होता है, वो एग्जैक्टली एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजेन के कारण होता है ना। एंड प्लाज्मा प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन विथ एक्सेप्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन को छोड़ करके जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म होते हैं हमारे लीवर के अंदर में। ओके, नाउ आपका प्लाज्मा के अंदर में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ दी एल्ब्यूमिन। सो आपका फर्स्ट जो है दैट इज़ दी प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर में जो है दैट इज़ द एल्ब्यूमिन। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, अबाउट 60% ऑफ द टोटल, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर फ्री फैटी एसिड, सम ड्रग्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन। सो जो एल्ब्यूमिन है बेटा आपका सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर में, और एग्जैक्टली 60% आपका टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट बनाता है ना। और इसका जो मेन फंक्शन दैट इज़ मेंटेन करता है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को। जो एल्ब्यूमिन है वो भी ऑल्सो आपका कैरियर मॉलिक्यूल, एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर फ्री फैटी एसिड, और कुछ ड्रग्स के लिए और स्टीरॉयड हार्मोन के लिए उसको कैरी करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ओके, जैसे ऑक्सीजन जो है आपका हीमोग्लोबिन कैरी करके लेके जाता है, वैसे ही कुछ ड्रग्स को, स्टीरॉयड हार्मोन्स को आपके कुछ जो एल्ब्यूमिन्स है वो क्या करते हैं, कैरी करके लेकर जाते हैं, है ना। सो दिस इज़ द एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन्स में। नाउ नेक्स्ट है आपका ग्लोब्यूलिन। सो देयर मेजर फंक्शन है जो ग्लोब्यूलिन का, दैट इज़ एज एंटीबॉडीज़, है ना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो हमने आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। सो एंटीबॉडीज़ होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इम्यूनिटी। सो इनका मेजर रोल जो होता है वो आपके इम्यूनिटी में होता है। नाउ दे बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल दैट इज़ एंटीजन सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये जो होते हैं
इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये बाइंड करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके एक्शन को ख़त्म कर देते हैं, किसके, फॉरेन मटेरियल्स के, सच एज जी कौन से हैं आपके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम हार्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट, एग्जांपल थायरोग्लोबुलिन कैरीज द हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्रांसफरिन कैरीज द मिनरल आयरन। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स और मिनरल सॉल्ट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ जो ग्लोब्यूलिन रहते हैं, जैसे कि थायरोग्लोबुलिन है जो थायरॉक्सिन को कैरी करता है, और जो ट्रांसफरिन है वो क्या को कैरी करता है, मिनरल आयरन को कैरी करता है। सो ग्लोब्यूलिन जो है आपका कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे पहले तो आपका इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल है। नाउ इनहिबिशन ऑफ सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एग्जाम्पल अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन इनहिबिट्स ट्रिप्सिन एक्टिविटी। उसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी दी है ग्लोबुलिन की, वो है आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रूप में। प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन का जो लाइसिस करता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है आपका एक ग्लोबुलिन का, दैट इज़ अल्फा-2 मैक्रोग्लोबिन नाम का एक ग्लोबुलिन है जो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ओके, सो दिस इज़ द ग्लोबुलिन। नाउ थर्ड कंपोनेंट इन प्लाज्मा प्रोटीन इज क्लॉटिंग फैक्टर होता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सीरम इज प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। सो आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। और जो प्लाज्मा का ही एक कंपोनेंट होता है सीरम, सीरम वो तब कहलाता है जब उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और जब क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव्ड नहीं है तब वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। बट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर लिए हैं तब प्लाज्मा जो है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। द मोस्ट अबंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो है दैट इज़ द फिब्रिनोजन, जो क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन, होमियोस्टैसिस में क्या करता है, हमको हेल्प करता है। सो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड द क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, सो प्लाज्मा का फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, दैट इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, so these have a range of function including muscle contraction, calcium muscle contraction में help करता है। now transmission of nerve impulses, कैल्शियम और सोडियम और कैल्शियम दोनों करते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, फॉस्फेट करता है नॉर्मली। एंड pH ऑफ द ब्लड इज मेंटेन बिटवीन 7.35 एंड दी 7.45, दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर में, वो बहुत सारे वेरियस फंक्शंस जो है बेटा वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और बॉडी के अंदर का और ब्लड के अंदर का जो होमियोस्टैसिस है, जो pH है, और सब सारे जो इम्पल्सेस का कॉन्ट्रैक्शन है, इम्पल्सेस का जनरेशन है, उसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ओके, सो दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा इज़ न्यूट्रिएंट्स। सो प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल are absorbed from the alimentary tract together with the mineral salt and the vitamins. They are used by body cells for energy, heat, repair and replacement, and for the synthesis of other blood components and the body secretions. So आपका जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, हमारे जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जो भी हमने खाना खाया है उसके थ्रू क्या होता है बेटा, ये एब्जॉर्ब होता है। और आपका बॉडी में जो भी एनर्जी प्रोवाइड करना है, जो भी रिपेयर हो रहा है या सेल का सिंथेसिस हो रहा है, वो सारे जगहों पर जा करके ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। और प्रोटीन जो है सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोज जो है एग्जैक्टली एनर्जी सोर्स है ना, और आपका फैट भी क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स है। सो हमारे बॉडी की बहुत सारी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है एग्जैक्टली प्लाज्मा के थ्रू ही होकर के हमारी बॉडी को जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट। सो वेस्ट प्रोडक्ट भी आपके प्लाज्मा में रहते हैं। सो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड are the waste product of the protein metabolism, and they formed in the liver and carried in the blood to the kidney for excretion. Carbon dioxide from tissue metabolism is transported to the lung for the excretion. So बहुत सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हमने फूड खाया है, मेटाबॉलिज्म हुआ हमारे बॉडी के अंदर में। सो मेटाबॉलिज्म होने से हमारा एनर्जी रिलीज़ होता है और हीट प्रोड्यूस होता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट होता है। सो आपका हीट जो है आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है होल बॉडी में। नौ जो एनर्जी रिलीज़ हुई है आपके बॉडी फंक्शन को टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। बट जो वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा वो वहीं रह जाता है आपके प्लाज्मा में, है ना, जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आपका प्लाज्मा उसको किडनी तक लेकर के जाता है और वो वहाँ से फिर क्या हो जाता है,
फिल्टर हो जाता है। ओके, सो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो भी इसके थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। इवन जो गैसेस हैं वो भी इसमें रहते हैं, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द हार्मोन। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा इज़ द हार्मोन। सो हार्मोन्स में हम लोग पढ़ेंगे, दीज आर केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Hormones pass directly from the endocrine cells into the blood, which transport them to their target tissues and organs elsewhere in the body, where they influence cellular activity. So जो hormones होते हैं वो आपके chemical messengers होते हैं, और endocrine glands के थ्रू, हमने endocrine system में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे hormones जो है वो secrete होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में ड्रेन होते हैं, endocrine जो glands होते हैं, है ना। सो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसी में ये घुले हुए रहते हैं बेटा हॉर्मोन्स, और आपके ब्लड के थ्रू आपके टारगेट टिश्यू या ऑर्गन्स में क्या करते हैं, वो जाते हैं, ताकि पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो उस हार्मोन्स के थ्रू परफॉर्म होना है वो एक्टिविटी को क्या कर सके, वो कंप्लीट कर सके। सो दिस इज़ दी वन अनदर कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, एंड लास्ट कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा इज़ द गैसेस, दैट इज़ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड around the body dissolved in the plasma. Oxygen and carbon dioxide are also transported in combination with the hemoglobin in red blood cells. Most oxygen is carried in the combination with the hemoglobin and most carbon dioxide as bicarbonate ions dissolved in plasma. Atmospheric nitrogen enters the body in the same way as other gases and present in the plasma, but it has no physiological function. So हमारा जो मेन गैस है जो हमारे ब्रीदिंग में यूज़ होता है, दैट इज़ दी ऑक्सीजन एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करता है। सो जब हम इनहेल करते हैं 78% जो पार्ट होता है बेटा दैट इज़ नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, और 4% उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो नाइट्रोजन इसलिए एंटर करता है कि वो उस प्रेशर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सो आपका सिर्फ ऑक्सीजन ही बॉडी के थ्रू क्या होता है, यूटिलाइज़ होता है, और जब वो वापस आ रहा होता है सो कार्बन डाइऑक्साइड बन के वेस्ट प्रोडक्ट बन करके क्या होता है, वो वापस आता है। और नाइट्रोजन जितना 78% गया था एज़ इट इज़, उतना ही जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो एज़ इट इज़ वैसे ही क्या हो जाता है, एक्सहेल हो जाता है। सो आपका इन सारे गैसेस को भी कैरी करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन जो आपका प्लाज्मा है वो मेजर रोल क्या करता है, प्ले करता है ना। ऑक्सीजन को तो आपके RBCs कैरी करते हैं एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन के अंदर में, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है, बट जो नाइट्रोजन है वो भी एग्जैक्टली आपके प्लाज्मा के थ्रू ही क्या होता है, कैरी होता है। और बिकॉज आपके सेल्स जो है सस्पेंडेड है किसके अंदर में, प्लाज्मा के अंदर में, इसलिए आपके गैसेस को भी हम लोग बोलते हैं कि वो प्लाज्मा के किस में आता है, कंपोनेंट में आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्लाज्मा। ओके।